हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग कवर करेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। देखो, इसकी हिंदी से इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत क्लियर सी हो जाती है। क्या है डेफिनेशन? भ्रूण प्लस पोष। भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो, जो कि जाइगोट से आगे चलकर बनता है, उसको एम्ब्रायो कहते हैं और ये डिप्लॉइड होता है। पोष माने कि पोषण प्रदान करने वाला। तो ऐसा टिश्यू या फिर ऐसी कोई सेल जो कि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है या फिर जो भ्रूण को पोषण देती है, वो भ्रूणपोष कहलाता है। तो हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा था। दो मेल गैमीट आए थे, उनमें से एक मेल गैमीट एग्स के साथ में फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। वो जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है। ओके, तो वो 2n स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसके बाद में जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल जो न्यूक्लियाई होती है, जिनके अंदर दो केंद्रक होते हैं न्यूक्लियस, उससे फ्यूज कर जाता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हमने बोला था पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वही आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड हो, किसी किसी में हैप्लॉइड भी हो जाती है। जैसे कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है, तो उनके अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। तो पहले कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हैं इसके एंडोस्पर्म के। तो उसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा, इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव टिश्यू ये एक पोषक ऊतक है, पोषण प्रदान करने वाला। इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू which provides nutrition to the developing embryo. तो क्या है इसका हिंदी में मीनिंग? यह एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषण प्रदान करने वाला ये एक ऊतक है जो कि प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है न्यूट्रिशन, पोषण। ये पोषण प्रदान करता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रायो को। जो एम्ब्रायो विकसित हो रहा है, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसको डेवलपमेंट के दौरान कुछ पोषक पदार्थ की जरूरत होती है, तभी उसके अंदर सेल डिवीजन हो सकता है। तो वो पोषक पदार्थ उसको कौन उपलब्ध कराता है? एंडोस्पर्म। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? वे न्यूट्रिटिव होती है, साथ में उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। पॉलीन्यूक्लिएटेड, जहां पर पॉलीन्यूक्लिएटेड है वहां पे टर्म यूज करते हैं सिनसाइशियम। इसके अलावा इनकी जो सेल्स होती है उनका डायमीटर लगभग एक दूसरे के बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है। इसके अलावा आइसोडायमेट्रिक के अलावा ये पॉलीन्यूक्लिएटेड और इनमें पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, ओके। पॉलीप्लॉइडी पर जरूरी नहीं सबके अंदर 3n ही हो, किसी में हैप्लॉइड भी हो सकता है ना, और किसी में 3n से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5n भी हो सकता है, 6n भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो वो एक्सेप्शन है। तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़े तो इन एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी पौधों में, इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज formed after fertilization and it is generally triploid। इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो 3n रहने वाले हैं इसमें एंजियोस्पर्म में। तो आवर्तबीजी पौधों के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, 3n होती है। इसके अलावा वाइल इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म is formed before fertilization
fertilization and it is haploid in nature। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइन लिखी है मैंने कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा और वो ट्रिप्लोइड होगा, जबकि अनाटबीजी पौधे जैसे कि साइकस, पाइनस, उनके अंदर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है और इसलिए उसका नेचर हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो एन रहा होगा, हैप्लॉइड नंबर, जैसे कि गेमीट के अंदर होता है। ओके, तो एक इसके अलावा ये न्यूट्रिटिव है। some seed consume all the endosperm during embryonic development। तो कुछ सीड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान सारा का सारा एंडोस्पर्म खा जाते हैं या फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे सीड को बोला जाता है नॉन या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, और इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे डाइकोट मोस्टली, जैसे कि पीनट हो गया या फिर पी हो गया, मटर एटसेट्रा। ओके, तो कुछ बीजों में होता क्या है, जब उनका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट चल रहा है तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा जाता है, जिससे एंडोस्पर्म लगभग ना के बराबर बचता है। तो ऐसे सीड को बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और इसमें मोस्टली डाइकोट आ जाता है। जबकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत उसका पार्ट बचा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो some seed don't consume all of the endosperm and retain some part of it। और ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। और इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे मोस्टली मोनोकोट, जैसे कि मेज या फिर बार्ले या फिर क्या हो गया हमारा वीट हो गया या फिर राइस हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स आते हैं इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर। ओके, तो इनको नोट कीजिए। उसके बाद में फिर एंडोस्पर्म के टाइप देखते हैं, कितने तरह के आके एंडोस्पर्म होते हैं। चलिए नोट कर लिया। चलिए एंडोस्पर्म के टाइप, तो आपकी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल में सिर्फ 2 एंडोस्पर्म के टाइप दे रखे हैं, एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक है सेलुलर एंडोस्पर्म। हम एक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं, और देखेंगे वो किसके अंदर पाया जाता है और उसमें कंडीशन क्या होती है। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के प्रकार। तो भाई जो भ्रूणपोष है उसके कई प्रकार हैं। पहले की हम बात करें तो पहले को बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होंगे। डिवीजन कौन से, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री वाले। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि एक सेल ने डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद में उसके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन उनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस मिलेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, नो साइटोकाइनेसिस।
नो साइटोकाइनेसिस एंड नो सेल वॉल फॉर्मेशन, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा इनके अंदर, केंद्रक जो बार बार विभाजित होता रहेगा, लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित नहीं होगा और उनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन या फिर कोई भी सेल वॉल नहीं बनेगी। तो इसमें जो हमारा एग्जांपल आता है वो एग्जांपल आता है कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, जो नारियल का हम लोग पानी पीते हैं, वो क्या है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, कोकोनट का पानी। ओके, तो इसका अगर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये रहा एंडोस्पर्म। ओके, इसके अंदर ही मान लीजिए कि कोई इसका न्यूक्लियस था, इसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन होने से इसके बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस बन रहे हैं इनके चारों तरफ कोई भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से इनके अंदर ये एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल है हमारा फर्स्ट वाला। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अंदर हमारा एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। ओके, क्या होगा इसमें, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद में उनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी, तो अलग अलग तरह की सेल्स वहां पे जमा हो जाती है। तो नारियल का जो पानी है वो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन नारियल को तोड़ने के बाद जो उसका सफेद सफेद से गूदा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसको बोलते हैं व्हाइट कर्नल। जो सफेद रंग का कर्नल होता है कोकोनट का, वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। तो इसका अगर डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए जरा कैसा होगा। फिर इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस बना, तो इनके चारों तरफ इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस बना, इसके चारों तरफ सेल वॉल बन गई, इधर बना इसके चारों तरफ, इधर बना इधर इसके चारों तरफ, सभी के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इस तरह से यहाँ भी लगेगी सेल्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वर्ड। ओके, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, या इसको माध्यमिक भ्रूणकोश भी कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म या फिर माध्यमिक भ्रूणकोश। इसमें क्या होता है, इसमें पहले होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और उसके बाद में इसके अंदर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद में सेलुलर डिवीजन होता है, देन सेलुलर डिवीजन। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों अवस्थाएं हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की लिंक होती है। तो इट इज द लिंक बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल इसके ज़्यादा नहीं है, एक एग्जांपल मैं इसका लिखवा देता हूँ। इसका एग्जांपल हमारा लेना है हेलोबियल के अंदर, इसमें हमारा एग्जांपल होगा ओके एरम, एग्जांपल ARUM। इसके अंदर हमारा एग्जांपल रहेगा एरम मैक्यूमेटम, एरम मैक्यूमेटम, या फिर इसके अलावा एक और है वो एग्जांपल में लिखवा देता हूँ, एरीम्यूनस, एरीम्यूनस। इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम देखिए जरा इसका कैसा रहेगा। इसके अंदर यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या होगा, ये रहा एंडोस्पर्म, इसके अंदर मान लीजिए ये रहे न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसमें पहले, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन,
और फिर इनके चारों तरफ जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद में इनमें फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सेल बनी इस तरह से, और फिर इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सॉरी सेल डिवीजन, और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, एक तो न्यूक्लियर डिवीजन है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, सेलुलर उसमें सेल वॉल भी बन जाएगी, और इन दोनों के बीच की कड़ी है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो जाएगा। तो इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और इसके डायग्राम को भी आपको ध्यान रखना है, तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रायो सैक एंड एंडोस्पर्म, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये भ्रूण कोश क्या है और ये भ्रूण कोश क्या है। देखिए बायोलॉजी को अगर समझना है तो नाम पर ध्यान दीजिए और नाम को तोड़ तोड़ कर देखिए कि उनकी आखिर मीनिंग क्या निकल रही है, उसी से उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा, भ्रूण कोश, कोश माने होते हैं एक चैम्बर, एक कक्ष, किसके लिए बना हुआ है कक्ष? भ्रूण के लिए। तो यानी कि कोई ऐसा एक चैम्बर या कोई ऐसा टिश्यू या फिर सेल जिसके अंदर एम्ब्रायो पाया जा रहा है या जो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो क्या कहलाता है? एम्ब्रायो सैक। और भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला, तो ऐसा कोई टिश्यू या फिर सेल जो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, वो एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश कहलाता है। और जो भ्रूण को धारण किए हुए जिसके अंदर एम्ब्रायो पाया जा रहा है, वो भ्रूण कोश है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इसमें डिफरेंस देखना है हमें एम्ब्रायो सैक में और एंडोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जो एम्ब्रायो सैक होता है ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, क्योंकि बनता किससे है? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा, जिसके अंदर डिवीजन होता है और 4 न्यूक्लियस में बनते हैं मेगास्पोर, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा रह जाता है। और उसी हैप्लॉइड मेगास्पोर में और डिवीजन के बाद में एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रहा है। 2n + 3n वो यहाँ से मिलते हैं, एक तो मेल गैमीट और 2 पॉलिन्यूक्लियाई, तो 2n + n से 3n होता है। तो इसलिए ट्रिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा तो नॉइज हो रहा था। अब देखते हैं सर, तो एम्ब्रायो सैक जो हैप्लॉइड नेचर होता है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। इसके अलावा जो एम्ब्रायो सैक है ये बन जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले। देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले ही एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेगास्पोर होता है, उस मेगास्पोर में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, तो उससे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन जनरली फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है। एंडोस्पर्म इसका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा। डबल फर्टिलाइजेशन, भाई एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज करके एम्ब्रायो बनाएगा और दूसरा मेल गैमीट 2 पॉलिन्यूक्लियस साथ में फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। और यह प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ओके, तीसरा, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ए फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है। 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचा होता है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो इसलिए जो एम्ब्रायो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को शो करता है, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर के द्वारा हुआ है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो ये बना है किसके फ्यूजन से? मेल गैमीट और पॉलिन्यूक्लियाई के फ्यूजन से। उन दोनों का, तीनों का फ्यूजन हुआ था आपस में, तो एक स्ट्रक्चर बनी थी PEN, पैन, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी से आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट, इट डजंट स्टोर एनी फूड। ये किसी भी फूड को स्टोर नहीं करता। इसका काम क्या है? सिर्फ भ्रूण को जगह देना। ये भ्रूण को रखे हुए अपने अंदर एम्ब्रायो को जो नरिशमेंट देगा वो काम इसका है, एंडोस्पर्म। भाई तभी तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं भ्रूण कोश यानी कि पोषण देगा ये, और ये कोश है तो ये धारण करेगा, चैम्बर देगा एम्ब्रायो को। तो ये कोई फूड स्टोर नहीं करता है, ये फूड को स्टोर करता है और उस फूड को जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो जो डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो उसको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहता है। तो कभी कभी तो एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है और कभी कभी वो बचा भी रह जाता है। तो उसके आधार पर हमने सीड को 2 भागों में बांटा था, एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिनमें एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, और एल्ब्यूमिनस सीड जिनमें थोड़ा बहुत पार्ट बचा रह जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो के परिवर्धन या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बस। ओके, इसके अलावा एंडोस्पर्म है, हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट चल रहा है उस टाइम पर उसको जो भोजन की जरूरत है, जो फूड उसको चाहिए, जो नरिशमेंट उसको चाहिए, वो सारा का सारा एंडोस्पर्म उसको प्रोवाइड कराता है।
तो इसको आपको टेबल को बनाना है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन 2 या फिर 3 नंबर में कि भ्रूणपोष और भ्रूणपोष में डिफरेंस बताइए या फिर अंतर बताइए, या फिर कौन ट्रिप्लॉइड होता है कौन हैप्लॉइड होता है, या फिर कोई ऐसा प्लांट बताइए जिसके अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में, जैसे कि साइकस और पाइनस। क्यों? क्योंकि वहां पे वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। एंडोस्पर्म का सिर्फ एक फंक्शन ध्यान रखिए, इसके नाम से ध्यान रखिए, भ्रूणपोष। ये क्या करेगा? एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।